आप सब बहुत अच्छे हो गए। मेरा नाम महेंद्र सिंह, एमएसपी जीके ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर वास्को डी गामा। जी हां, वास्को डी गामा, शायद आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, वास्को डी गामा का, जिन्होंने हमारे भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग से। पुर्तगाली व्यक्ति था ये। अब देखो ये मत समझना कि भारत वास्को डी गामा बना रहा है, नहीं। भारत तो धरती पर, पृथ्वी पर बहुत सालों से है, लेकिन समुद्री मार्ग से इस क्षेत्र में एंट्री करने वाला फर्स्ट यूरोपियन पुर्तगाल का वास्को डी गामा। बात करेंगे वास्को डी गामा के बारे में, कैसे भारत में एंट्री करता है और उसके बाद ये पुर्तगाली हमारे देश में कैसे सत्ता सेट करते हैं, जो लगभग 450 साल तक भारत के अंदर पुर्तगाली शासन करके गए। वो सारी बातें करेंगे हम अपने इस लेक्चर में। तो देखिएगा, अब देखो ये जो वास्को डी गामा ये हमारे देश में समुद्री मार्ग से आ रहा है, समुद्री मार्ग से भारत की खोज कर रहा है, ठीक है। आपने शायद सुना होगा। अब एक बात और देखो, यहां पर ये भारत में ही क्यों आ रहे हैं? जो जितने भी यूरोपियन है, काफी यूरोपियन कंपनी भारत में आई थी, जैसे कि डच आए भारत में, डेनिश आए, पुर्तगाली आए, स्वीडिश आए, अंग्रेज आए, ये काफी यूरोपियन कंपनी हमारे देश में आती है। अब भारत में ये एंट्री कर रहे, तो क्यों कर रहे हैं भारत में एंट्री? और वास्को डी गामा ये भारत को खोजने निकला था, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस भी भारत को खोजने निकला था। ये काफी जो यूरोपियन लोग हैं वो भारत को खोजने में क्यों लगे हुए थे? एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आप सभी ने मार्को पोलो का नाम सुना होगा। मार्को पोलो जिन्होंने मध्य एशिया और चाइना की यात्रा भी की थी। अब उस मार्को पोलो ने इस क्षेत्र की यात्रा अपने चाचा और पिता के साथ ये यात्रा उन्होंने की थी, जो कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको इन चीजों के बारे में भी कवर करवाएंगे, इनकी बायोग्राफी भी कवर करेंगे, और इन जो यूरोप के जो टॉपिक है वो भी हम आपको वहां पे पढ़ाएंगे। तो हुआ क्या, इस मार्को पोलो ने अपने यात्रा वृत्तांत में ये लिखा था कि जी भाई वो हिंदुस्तान है ना, जो हिंदुस्तान है, अपना प्यारा जो भारत है ना, वो तो एक तरह से बहुत ही समृद्ध इलाका है, यानी कि सोने की चिड़िया है, हीरे मोती नगीने और मसालों के कारण विख्यात है, भंडार है वहां पर इन क्षेत्रों का। यानी भारत को बड़ा समृद्ध बताया था इस मार्को पोलो ने, हमारे भारत को बड़ा समृद्ध बताया था अपनी यात्रा वृत्तांत में। अब यूरोप में इसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा गया, और इसके यात्रा वृत्तांत को जब पढ़ा गया तो यूरोप के राजकुमार राजा वो हिंदुस्तान के अंदर अपना व्यापार सेट करने के लिए एक तरह से रेडी हो गए और अपना प्लान तैयार करने लगे। अब ये इन्होंने हिंदुस्तान में आना है, तो हिंदुस्तान में ये आए, लेकिन हिंदुस्तान में एंट्री जब समुद्री मार्ग से कर रहे हैं, ठीक है, ये समुद्री मार्ग से इन्होंने एंट्री की थी वास्को डी गामा ने। अब ये यहां से क्यों नहीं आए? ये यूरोप जो यूरोप वासी है, ठीक है, ये इधर स्थल मार्ग से क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने शायद सुना होगा सन 1453 ईस्वी के अंदर, सन 1453 ईस्वी के अंदर रोमन साम्राज्य पर, जी हां बिल्कुल रोमन साम्राज्य पर सन 1453 में ऑटोमन तुर्कों का अटैक होता है। और जब ऑटोमन तुर्कों का रोमन साम्राज्य पर 1453 में आक्रमण होता है, तो उस समय रोमन साम्राज्य दो भागों में बिखर जाता है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था उसकी कैपिटल तो बनाई गई थी रोम, और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसकी कैपिटल बनाई गई थी कस्तुनतुनिया, जो कि इन प्रेजेंट टाइम में टर्की। समझ जाओगे। तो यहां पर तो इन ऑटोमन तुर्कों ने अपना कब्जा जमा लिया है, यहां पर तो अरबों का एक तरह से स्थान सेट हो चुका है। तो जो यूरोप से पहले यूरोप से इंडिया में अगर कोई बंदा आता था तो इस स्थल मार्ग से इंडिया में एंट्री करता था, लेकिन अब वो इस स्थल मार्ग से इंडिया में एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर तो बिल्कुल लॉकडाउन हो चुका है। और 1453 ईस्वी के बाद यहां पर क्या चेंजमेंट हो रहा है वो भी चीजें मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर एक पहले मैं वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूं, आप वहां पर देख सकते हो। अब देखो, अब जो यूरोप वासी है, ये इधर जो पुर्तगाल के हो गए या स्पेन वगैरह, ठीक है, इधर जो ये कैंडिडेट है ये अब इंडिया में आएंगे, तो भाई अब इनको इंडिया में आने के लिए इनके पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है समुद्री मार्ग। ये इधर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर को पार करके तब कहीं इंडिया में पहुंच सकते हैं, क्योंकि इधर से तो ये लोग आ ही नहीं सकते। आप लोग समझ रहे होगे, इधर से एंट्री नहीं कर सकते। तो अब ये समुद्री मार्ग से इंडिया में एंट्री करने की तैयारी करते हैं। तो कैसे इंडिया में एंट्री करते हैं, और वो पहला यूरोपियन कौन था जिसने भारत के समुद्री मार्ग से भारत में एंट्री की थी, यानी कि वास्को डी गामा। तो हमने इनके बारे में कवर करना है। अब देखो, आप लोग ये समझना, जो ये यूरोप है, यूरोप के अंदर सभी जो ज्यादातर जो देश थे, जैसे स्पेन मैंने बताया, पुर्तगाल मैंने बताया, ठीक है, इटली मैंने बताया, तो यहां के जो राजा थे वो सभी हिंदुस्तान में जाना चाहते थे, अपना व्यापार यहां पर सेट करना चाहते थे। समझ रहे हो, क्योंकि समृद्ध इलाका था भारत, मसालों के कारण भी विश्वविख्यात था, ठीक है, और बाकी हीरे नगीने मोती वगैरह के कारण भी फेमस था।
लेकिन जाए कैसे, ठीक है, जाए कैसे। अब हिंदुस्तान के चक्कर में तो देखो काफी खोजें हुई थी, जैसे कि मैं आपको एक नाम और बता दूं, आपने शायद एक नाम सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा और समझना, क्रिस्टोफर कोलंबस, शायद आपको ये नहीं दिखाई दे रहा होगा ऊपर, क्रिस्टोफर, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। अब जो ये है ना, ये व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस ये इटली का था, ये ध्यान रहे, क्रिस्टोफर कोलंबस ये इटली के थे और मात्र 10 साल की उम्र में इन्होंने अपनी समुद्री यात्रा शुरू कर दी थी। बड़ा टैलेंटेड था, बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति था ये क्रिस्टोफर कोलंबस, इटली का व्यक्ति था, इसका पिता उनका व्यापारी था वैसे, ठीक है। और जो ये क्रिस्टोफर कोलंबस है, ये इटली का व्यक्ति 10 साल की उम्र में, मायने रखता है 10 साल की उम्र में इन्होंने समुद्री यात्रा शुरू कर दी थी, और ये एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था क्रिस्टोफर कोलंबस, इटली का बता रहा हूं मैं इसको, ठीक है, ध्यान रहे, इसके ऊपर विवाद है काफी कि कोई स्पेन का बताता है ऐसे इटली, तो मैं ध्यान रहे क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म इटली के अंदर हुआ था। अब इसके पास देखो फंड नहीं है, ये इंडिया जाना चाहता था लेकिन इसके पास फंड नहीं था, इसको एक तरह से कोई अगर इंडिया भेज दे तो ये इंडिया आराम से जा सकता है। तो इसकी मुलाकात होती है पुर्तगाल के राजा से, और पुर्तगाल का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम मैं आपको बता दूं यहां पर, जॉन द्वितीय, यानी कि जॉन सेकंड। जो एक पुर्तगाल का शासक है ना, जॉन सेकंड, ये इसको हिंदुस्तान की खोज करने के लिए समुद्री मार्ग से इसको स्पॉन्सर करता है। लेकिन इस क्रिस्टोफर कोलंबस ने कुछ कंडीशन रखी थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने कुछ कंडीशन रखी थी, और वो क्या कंडीशन थी कि अगर मैं हिंदुस्तान को खोज लेता हूं, अगर मैं हिंदुस्तान को खोज लेता हूं पुर्तगालियों, तो जितना भी वहां पर मुनाफा होगा व्यापार में, तो उसका 10% उसमें मेरा हिस्सा होगा और मैं वहां का फिर वाइसराय भी बनूंगा। ऐसी ऐसी कुछ इसने अपनी कंडीशन रखी थी। उसके बाद इनका एक मीटिंग भी हुई थी इन राजाओं की कि भाई क्या करना चाहिए क्रिस्टोफर कोलंबस का, इसकी जो भी ये कंडीशन है इसको स्वीकार करे या ना करे। तो उस समय इसको मना कर दिया गया था, यानी इसको कह दिया गया था कि हम तुझे पुर्तगाल की तरफ से नहीं भेज सकते, नहीं भेजा गया पुर्तगाल के द्वारा क्रिस्टोफर कोलंबस को हिंदुस्तान की खोज करने के लिए। उसके बाद इसको स्पॉन्सर किया था स्पेन ने। ध्यान रहे, जो क्रिस्टोफर कोलंबस है स्पेन, ये स्पेन इसको हिंदुस्तान में भेजने के लिए इसको जो भी वित्तीय सहायता थी वो स्पेन इसको प्रदान करता है। और स्पेन की एक रानी हुआ करती थी, मैं आपको उसका नाम बता देता हूं, इसाबेल नाम की, ठीक है, इसाबेल नाम की एक स्पेन की रानी थी। इस इसाबेल स्पेन की रानी ने इस वास्को डी गामा को वित्तीय सहायता प्रदान की, इसको स्पॉन्सर किया और इसको हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को खोजने के लिए इसको भेज दिया गया। अब जो ये क्रिस्टोफर कोलंबस है, ये हिंदुस्तान को खोजने तो लिखना था, लेकिन भाई साहब ये हिंदुस्तान में नहीं पहुंचा, ये पहुंच गया बहामास के अंदर, बहामास द्वीप के अंदर, बहामास द्वीप के अंदर, ये इस क्षेत्रों में पहुंच गया बहामास के अंदर, ठीक है, बहामास, क्यूबा वगैरह, ये इधर अमेरिका के अंदर पहुंच गया, ठीक है। और ध्यान रहे, इस क्रिस्टोफर कोलंबस ने 4 यात्रा की थी, अपनी टोटल 4 यात्रा की थी इसने। ये आया था इंडिया खोजने, लेकिन ये चला गया कहां पर, ये चला गया था इधर, ये अमेरिका के अंदर, बहामास हो गया, क्यूबा हो गया, इस साइड में क्रिस्टोफर कोलंबस निकल जाता है। 12 अक्टूबर सन 1254 ईस्वी, 12 अक्टूबर सन 1492 ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं, 12 अक्टूबर सन 1492 ईस्वी में, 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में ये क्रिस्टोफर कोलंबस, जो स्पेन के द्वारा भेजा गया है, लेकिन कौन से देश का था, इटली का, स्पेन के द्वारा भेजा गया कोलंबस और इटली का था। और ये 12 अक्टूबर सन 1492 को ये बहामास, बहामास आप लोग समझ रहे हो, इस बहामास क्षेत्र में पहुंचता है। और यहां पर भी एक द्वीप था, एक आइसलैंड था जिसका नाम था गुआनाहानी द्वीप, ठीक है, यहां पर पहुंचता है ये। और यहां के जो लोग हैं, इसने बड़े शांत स्वभाव के लोग, एक तरह से यहां इन्होंने बताया कि बड़े शांत लोग हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है, ना इनके पास हथियार है, ना और कुछ है। और इन्होंने इस साइड के लोगों को रेड इंडियन के नाम से भी संबोधित किया था, जो कि आपने खूब पढ़ा भी होगा, रेड इंडियन, ठीक है, रेड इंडियन के नाम से भी इसने यहां के लोगों को संबोधित कर दिया था। क्यूबा को इसने जापान समझ बैठा, ये
इसने जो क्यूबा था ना उसको ये मान लगा कि जापान कंट्री है, ठीक है, ऐसा कुछ है यहां पर आपको इस क्रिस्टोफर कोलंबस के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जो गया था इंडिया खोजने, लेकिन ये अमेरिका, यहां के काफी द्वीप, वेस्ट इंडीज वगैरह, ठीक है, त्रिनिदाद टोबैको, वेस्ट इंडीज जो यहां पर द्वीप है काफी, बहामास हो गया, ठीक है, यहां की ये बंदा यात्रा करता है और टोटल इसने 4 यात्रा की थी। और आपने सुना होगा अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो ये इस इधर साइड में निकल गया, ये अमेरिका साइड में निकल गया था, ये इंडिया नहीं आया, ठीक है। अब जो ये पुर्तगाल है, ठीक है, ये पुर्तगाल क्या करते हैं? एक पुर्तगाल का राजकुमार होता है जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर, ठीक है, समझना नाम मैं क्या बता रहा हूं, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर नाम का बंदा ये सर्वप्रथम अफ्रीका तट का मैप तैयार करता है। हेनरी द नेविगेटर अफ्रीका तट का ये मैप तैयार करता है, हेनरी द नेविगेटर। उसके कुछ दिन बाद, ठीक है, उसके कुछ दिन बाद क्या होता है? सन 1487 ईस्वी का समय होता है, सन 1487 ईस्वी। और जो ये पुर्तगाल है ना, इस पुर्तगाल से एक व्यक्ति भेजा जाता है हिंदुस्तान की खोज के लिए, और उसका नाम था भाई बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है, समझना नाम को, बार्थोलोम्यो डियाज। ये सन 1487 ईस्वी के अंदर पुर्तगाल से चलता है, सन 1487 ईस्वी में, और भाई ये पहुंच जाता है 1487 ईस्वी में चलता है, और सन 1488 ईस्वी के अंदर, सन 1488 में ये यहां पर एक रास्ता का इंडिया जाने के लिए एक मार्ग खोज लेता है, और यहां पर ये खोज करता है जिसका नाम अगर आपने सुना हो कभी, कैप होप गुड होप, ठीक है, कैप होप गुड होप की खोज किसने की है? वो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, कैप होप गुड होप की खोज ये बार्थोलोम्यू डियाज कर रहा है। और कब कर रहा है? सन 1488 में। यानी ये जो है ना, ये स्थल इसने यहां पर खोज डाला, और इस क्षेत्र से, इस मार्ग से इंडिया जाने का रास्ता आसान हो सकता है। और ये कैप ऑफ गुड होप, इसको ही उत्मासा अंतरिक्ष द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कैप ऑफ जो गुड होप है ना, जो बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा खोजा गया था, ध्यान रहे, यहां पर अभी मैंने वास्को डिगामा का नाम तक यूज नहीं किया है। अभी मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं एक पुर्तगाली व्यक्ति है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज, और ये सन 1487 में पुर्तगाल से चलता है, और सन 1488 में ये इधर दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में, ठीक है, ये यहां पर एक खोज कर डालता है, कैप होप गुड होप। तो आप क्या एग्जाम में कभी आए कि कैप होप गुड होप की खोज किसने की, तो आप आंसर दे सकते हो क्या नाम है, बार्थोलोम्यो डियाज। यहां तक आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन ये हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाया, ये हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो मेन यहां पर व्यक्ति है उस वास्को डी गामा, देखो ध्यान रहे, जो वास्को डी गामा है ये कोई नॉर्मल परिवार का नहीं था, हालांकि एक समृद्ध परिवार से आता था वास्को डी गामा, ठीक है, समृद्ध परिवार का व्यक्ति था वास्को डी गामा। और इसका जो प्रारंभिक जीवन है उसका इतना ज्यादा वर्णन मिलता नहीं है। वैसे इसके आजकल जो इसके जन्म है उसके ऊपर भी डाउट है, यानी इसका जन्म का डेट भी फिक्स नहीं है। कई जगह आपको सन 1460 मिलेगा, यानी 1460, या कई स्थानों पर आपको इसका जन्म 1469 ईस्वी लिखा मिलेगा, ठीक है। इसके पिता का नाम था एस्तादो दा गामा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम इतना वाला इनके माता पिता के नाम आने वाले है नहीं। तो जो ये वास्को डी गामा है, इस वास्को डी गामा को पुर्तगाल का राजा हिंदुस्तान भेजता है, और जो पुर्तगाल का राजा था उसका नाम था मैनुअल प्रथम। एक बात और समझना, मैं यहां पर आपको एक बात और बता देता हूं, मैनुअल फर्स्ट, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक मैनुअल फर्स्ट नाम का पुर्तगाल का राजा था, मैनुअल फर्स्ट, जो सन 1495 ईस्वी के अंदर, सन 1495 ईस्वी के अंदर ये मैनुअल फर्स्ट पुर्तगाल का राजा बना था, सन 1495 में। और इसी मैनुअल फर्स्ट के द्वारा वास्को डी गामा को इंडिया खोजने के लिए तैयार किया जाता है। और मैनुअल फर्स्ट के शासनकाल में ये वास्को डी गामा कैसे हमारे देश के अंदर आता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां तक आप लोग समझ गए कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की है, बार्थोलोम्यू डियाज ने। अब होता क्या है, अब जो ये वास्को डी गामा है, ठीक है, वास्को डी गामा, अब जो ये वास्को डी गामा है ये अपनी यात्रा शुरू करता है, ठीक है, 4 जहाजों के साथ और 170 टोटल व्यक्ति इसके साथ।
4 बड़े बड़े जहाज और कुल 170 व्यक्ति इसके साथ, और ये अपनी यात्रा शुरू करता है लिस्बन से। लिस्बन बोले तो पुर्तगाल की इन प्रेजेंट टाइम में भी कैपिटल लिस्बन है। लिस्बन कहां पे है? पुर्तगाल के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये 170 व्यक्तियों के साथ 4 जहाजों के साथ ये अपनी यात्रा शुरू करता है 8 जुलाई को। समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, 8 जुलाई, ठीक है, सन 1497, 8 जुलाई सन 1497 ईस्वी को ये अपना यात्रा शुरू करता है। और भाई साहब ये अटलांटिक महासागर होते हुए ये बंदा इस कैप होप गुड होप नामक स्थान पर पहुंच जाता है नवंबर 1497 में, यानी कि 4 नवंबर सन 1497 ईस्वी को वास्को डी गामा कहां पर पहुंच गया? ये पहुंच गया कैप ऑफ गुड होप पर। अभी यहां पर रुकता नहीं है, ये आगे, इसको तो इंडिया जाना है। अभी तो कहां पहुंचा वास्को डी गामा? अभी तो कहां पहुंचा ये? अभी तो कैप ऑफ गुड होप स्थान पर पहुंचा है। और ये इससे आगे जाता है, आगे निकलता है और ये पहुंच जाता है भाई मोजाम्बिक के अंदर। एक देश पड़ता है मोजाम्बिक, शायद आपने नाम सुना, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक कंट्री है मोजाम्बिक नामक, ठीक है, जिसकी कैपिटल वर्तमान में मपुत्तो है। तो इस मोजाम्बिक के अंदर पहुंचता है, लेकिन मोजाम्बिक के राजाओं के साथ इस वास्को डी गामा का यहां पर एक तरह से अच्छी नहीं बनती है और यहां पर ये दंगे वंगे कर देता है, ठीक है। ये बड़ा बदमाश था, हालांकि मैं ये भी कह सकता हूं यहां पर वास्को डी गामा कोई नॉर्मल नहीं था, ये बड़ा गुस्सेल टाइप का इंसान था, ठीक है, वास्को डी गामा। तो ये यहां से भाग जाता है, यहां से निकल जाता है। उसके बाद ये पहुंचता है मालंदी। मालंदी एक जगह है, ध्यान रहे, और जो ये मालंदी है ना, ये केन्या के अंदर पड़ता है मालंदी, ठीक है। और मालंदी में तो इसका अच्छा खासा स्वागत सत्कार होता है। मालंदी के राजाओं ने, इस केन्या के राजाओं ने वास्को डी गामा का यहां पर अच्छा खासा स्वागत किया था मालंदी के अंदर। अब देखो मालंदी के अंदर इसको थोड़ी सी राहत की सांस मिली थी, मोजाम्बिक के अंदर तो ये लड़ाई दंगे करके आ गया था वास्को डी गामा, ठीक है। इसको मालंदी में इसको थोड़ी सी राहत की सांस मिली, क्योंकि जो मालंदी है ना, मालंदी और मोजाम्बिक के राजा ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, ठीक है। और यहां पर वास्को डी गामा पहले से मोजाम्बिक के राजाओं से दंगा करके आ रहा है और मालंदी में वास्को डी गामा को यहां पर थोड़ी सी शांति मिलती है। तो देखो इसको मालंदी थोड़ी ना पहुंचना है, इनको तो कहां पहुंचना है? इसको तो पहुंचना है अपने हिंदुस्तान में, ठीक है। तो यहां से इसको रास्ता पता करता है कि भाई हमें तो हिंदुस्तान जाना है, हमें तो भारत जाना है। तो बताइए भाई रास्ता कैसे कैसे जाए? काफी दिन हो गए हमें एक तरह सफर करते करते, मोजाम्बिक के राजा भी हमारे साथ दुश्मनी कर रहे, ये है वो है जो भी है ना। तो हम तो व्यापार करने हिंदुस्तान में जा रहे हैं, तो भाई हमें ना रास्ता बताइए कि कैसे जाए हम हिंदुस्तान, ठीक है, कैसे पहुंचे हम हिंदुस्तान के अंदर। बताया गया कि बड़ा समृद्ध है। मालंदी के इन लोगों ने कहा कि बिल्कुल वाकई समृद्ध है, सही रास्ते पे जा रहे हो, चलते रहो। और इन लोगों ने यहां पर हिंदुस्तान का इन्होंने यहां पर रास्ता बताया। और जो ये है, ठीक है, जो ये वास्को डी गामा है यहां से अपने जत्थे के साथ, ठीक है, ये यहां से चल देता है अपने जत्थे के साथ और ये हिंदुस्तान के अंदर। ध्यान रहे, एक बात और बता दूं इससे पहले मैं, इसने एक पथ प्रदर्शक भी मिला था, इसको एक पथ प्रदर्शक भी मिला था जिसका नाम था अब्दुल इब्न माजिद। अब्दुल इब्न माजिद इस पथ प्रदर्शक की सहायता से, अब्दुल इब्न माजिद ध्यान रहे कौन है? ये अब्दुल इब्न माजिद ये एक यूनाइटेड अरब अमीरात का व्यापारी था, यानी कि गुजरात में व्यापार करता था। लेकिन ये कौन से देश का था अब्दुल इब्न माजिद? ये यूएई का था। ध्यान रहे, अब्दुल इब्न माजिद यूनाइटेड अरब अमीरात का था, लेकिन ये गुजरात में व्यापार करता था। ज्यादातर आपने जगह लिखा मिलता है गुजराती व्यापारी, लेकिन ये भारत का नहीं था। तो इस पथ प्रदर्शक की सहायता से, ये पथ प्रदर्शक की सहायता से ये वास्को डी गामा पहुंचता है मेन जो इन्होंने टारगेट लिया था। और ये केरल के अंदर एक कालीकट आपने सुना होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, केरल के अंदर, ठीक है, एक कालीकट क्षेत्र है, आज के टाइम में भी है। और इस कालीकट के अंदर एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था कपडाबू बंदरगाह भाई, ठीक है, कपडाबू पोर्ट या कपडाबू पोर्ट। इस पोर्ट पर वास्को डी गामा अपने जत्थे के साथ
20 मई 1498 ईस्वी को उतरता है। यानी वास्को डी गामा भारत कब आया? 20 मई सन 1498 ईस्वी को कप डाबू नामक पोर्ट पर आया, जो कि केरल के कालीकट में पड़ता है। और यहां से यही क्वेश्चन आपने सुना है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तो ये बंदा यहां से चलता चलता कप डाबू पोर्ट पर पहुंचता है 20 मई 1498 ईस्वी को। शायद यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहां पर होता क्या है, जो ये कालीकट है, ठीक है, इस कालीकट का इस समय एक राजा हुआ करता था। कालीकट का यहां पर एक राजा हुआ करता था इस समय, और उस राजा का नाम था भाई जैमोरीन। ये जैमोरीन एक समुद्री राजा, ये जैमोरीन इसकी पदवी का नाम था, उस राजा की पदवी का नाम था जैमोरीन वैसे, ठीक है। इस जैमोरीन राजा ने इसका स्वागत भी किया था यहां पर, ठीक है। ये ना अपने साथ गिफ्ट लेकर चलते थे। ये जो पुर्तगाली लोग हैं ये अपने साथ गिफ्ट लेकर आए थे। जैमोरीन ने शुरुआत में इसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा बोले कि हम तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहते हैं, हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, बड़े बड़े इंपोर्टेंट गिफ्ट प्रदान करेंगे, हमें तुम्हें ना व्यापार करने दीजिए भारत के अंदर। अब जैमोरीन भी बड़ा खुश हुआ कि भाई वाकई बंदा तो है, कुछ ना कुछ तो लेके आया होगा अपने यूरोप से, ठीक है। लेकिन जब इनके गिफ्ट देखे गए, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, जब इनके गिफ्ट खोले गए ना तो उसमें पता क्या निकले? चोले, टोपी, चिन्नी यानी सुगर, चोले, टोपी, ये इस टाइप के गिफ्ट लेकर आया था। अब इस बात को लेकर भाई जैमोरीन का हो गया दिमाग खराब कि चोले टोपी देखकर तुम हिंदुस्तान में व्यापार करना चाहते हो, तुम्हारे चोले टोपी कितने दिन चलेंगे भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी यहां पर जैमोरीन का दिमाग खराब होता है और ये इस वास्को डी गामा को यहां पर डांट फटकार भी लगाता है। एक्स्ट्रा बोल रहा हूं थोड़ा सा वैसे में, ठीक है। और जैमोरीन को यहां पर कोई परमिशन व्यापार वगैरह करने की कोई परमिशन इसको यहां पर मिलती नहीं है और इसको वापिस यहां से भेज दिया जाता है। और ये कुछ मसाले लेकर, ठीक है, ये कुछ मसाले लेकर वापिस यहां से निकल लेता है वास्को डी गामा, जो 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था। ये वापिस इंडिया से निकल जाता है और ये वापिस पहुंच जाता है भाई अपने जहां से चला था पुर्तगाल में, वहां पर 10 जुलाई, समझना मेरी बात को, 10 जुलाई सन 1499 ईस्वी को वास्को डी गामा वापिस पहुंच लिया पुर्तगाल में। और पुर्तगाल के राजा वहां पर बड़े खुश हुए कि आ गया भाई एक तरह से सब कुछ खोज करके और ट्रीटी व्यापार वगैरह संधि करके, बड़े खुश हो रहे थे वहां के लोग तो। लेकिन खुश कितनी देर हो पाते, वहां पर तो इसके पास न तो कोई ट्रीटी है ना कोई संधि है, व्यापार इनके साथ कोई सेटिंग वेटिंग तो करके आया नहीं है। यहां पर तो देखो प्रॉब्लम क्या हो गई थी, वापिस भगा दिया था इसको, ठीक है, कोई संधि नहीं है, कोई व्यापार का एक तरह से कोई यहां पर ट्रीटी साइन नहीं करवा के लाया ये जैमोरीन से। तो अब यहां के राजा करे तो क्या करे, ठीक है, वास्को डी गामा को भेजा तो था लेकिन ये वास्को डी गामा पूरा काम यहां पर नहीं कर पाता है। 10 जुलाई 1499 को वापिस ये पुर्तगाल पहुंच जाता है। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज कौन कर रहा है? भारत के समुद्री मार्ग की खोज कौन कर रहा है? वास्को डी गामा कर रहा है। यानी पुर्तगाली लोगों ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, हिंदुस्तान में समुद्री मार्ग से कैसे आ जाए। अब देखो इसके बाद क्या होता है, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये वास्को डी गामा हमारे देश में 3 बार आए थे। वास्को डी गामा हमारे देश में, ध्यान रहे, 3 बार आए थे। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आए थे। पहली बार कब आए थे? पहली बार आप लोग समझ रहे हो सन 1498 ईस्वी में आए थे, जिसके अभी मैंने आपको बताया ये चीजें, ठीक है। दूसरी बार ये भारत में कब आए थे? दूसरी बार ये भारत में आए थे सन 1502 ईस्वी में। दूसरी बार ये सन 1502 ईस्वी में आए थे। इसके बाद इस वास्को डी गामा का उन राजाओं ने एक तरह से कोई नाम तक नहीं सुझाया इंडिया आने जाने का, ठीक है, जिससे वास्को डी गामा भी एक तरह से इस इंसल्ट को लेकर अपने मन में कुछ ना कुछ तो सोचता होगा कि मैंने सबसे पहले रास्ता एक तरह से दिखाया और मुझे ही यहां पर नहीं कोई भी यहां पर पद वगैरह दिया जा रहा है। बाद में जब ये पुर्तगाली लोग हिंदुस्तान के अंदर अपनी सत्ता सेट करते हैं तो आगे मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। लेकिन कुछ साल बाद, ठीक है, कुछ साल बाद क्या होता है? तीसरी बार सन 1524 में ये भारत आता है और भारत में ये उनका वाइसराय बन के आता है, पुर्तगालियों का वाइसराय। ध्यान रहे वास्को डी गामा पुर्तगालियों का वाइसराय भी बना था। सन 1524 में ये भारत में पुर्तगालियों का वाइसराय बन के आता है और भाई 1524 में ही, यानी कि 24
24 दिसंबर सन 1524 को इस वास्को डी गामा की हमारे देश के अंदर ही डेथ हो जाती है, कोचीन के अंदर। यानी ये कोच्चि के अंदर 24 दिसंबर 1524 को इसकी डेथ हो जाती है। और इसकी जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी तो नहीं कहेंगे, इसका जो अस्थियां वगैरह है ना, वो कुछ साल बाद यानी कि सन 1539 में, ठीक है, मैं यहां पे बता देता हूं, सन 1539 में इसके अस्थियों को जो भी है उनको वापिस पुर्तगाल ले जाया गया। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर क्या कह रहा हूं, आप लोग ये समझो कि वास्को डी गामा हमारे देश में 3 बार आए थे। पहली बार 1498 में, जो आप लोग सभी जानते हो, दूसरी बार 1502 में आए थे दूसरी बार, और तीसरी बार ये 1524 में आए थे वाइसराय बन के पुर्तगालियों का, और उस समय इसकी भारत में ही डेथ हो गई थी 24 दिसंबर 1524 को, और फिर इसकी अस्थियों को 1539 में वापिस पुर्तगाल ले जाया जाता है। वास्को डी गामा की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां तक आप समझे। ये 170 व्यक्तियों के साथ आया था पहली बार 1498 में जब आया, लेकिन जो 170 व्यक्ति इसके साथ उस समय चले थे पुर्तगाल से पहली बार, यानी कब, 8 जुलाई बताया था मैंने, 8 जुलाई सन 1497 को 4 जहाज और 170 व्यक्तियों के साथ ये चला था। लेकिन इनमें से सारे 170 वापिस नहीं पहुंचे थे, ध्यान रहे, यानी 54 जो व्यक्ति थे ना, वो सिर्फ इस पुर्तगाल में पहुंचे थे 1498 में, बाकी सभी एक तरह से मर गए थे। कुछ लोग तो 50 के समथिंग लोग तो कहते हैं कि जब ये इंडिया आया तो अरब लोगों के साथ इस वास्को डी गामा का अटैक हो गया था, तो उस अटैक के अंदर मारे गए थे 50 के समथिंग तो, और बाकी लोग समुद्र के अंदर एक तरह से तूफानों के कारण या समुद्र में जो भी एक तरह से इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, भूख प्यास वगैरह जो भी है, उनके कारण बाकी लोग ये मारे गए थे। यानी 170 व्यक्ति आए थे, और वापिस जब पहुंचे ना 10 जुलाई 1499 को, तो मात्र 54 व्यक्ति वापिस पहुंचे थे, ओनली 54 व्यक्ति। इस समय वास्को डी गामा के भाई की भी डेथ हो गई थी जब ये पहली अपनी यात्रा पर भारत आया था। तो ध्यान रहे, वास्को डी गामा हमारे भारत की समुद्री मार्ग से खोज करने वाला पुर्तगाली व्यक्ति है। भारत में 3 बार आए थे, 1498, 1502 और 1524। 1524 में इन्होंने पुर्तगालियों ने इसको भारत का वाइसराय बना के भेजा था, और उसी समय 24 दिसंबर 1524 में इनकी उस समय डेथ हो जाती है, जिसके बाद 1539 में इनकी अस्थियों को पुर्तगाल वापिस पहुंचाया जाता है। तो ये मैंने अभी यहां तक बताया। अब देखो, यहां तक तो है नहीं कि पुर्तगालियों ने इंडिया को खोज डाला है उसके बाद ये कुछ एक्शन ही नहीं लेंगे। ठीक है, इंडिया का रास्ता तो अभी इन्होंने पता लग गया है। अभी क्या करेंगे, अभी आगे क्या करेंगे, ये और पुर्तगाली व्यक्तियों को इंडिया में भेजेंगे, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि पेट्रा अल्वारेज कैब्राल, ये वही पेट्रा अल्वारेज कैब्राल नाम का एक पुर्तगाली व्यक्ति था जो हमारे देश में आता है। दूसरा व्यक्ति था भारत आने वाला पुर्तगाली, दूसरा पेट्रा अल्वारेज कैब्राल, जिन्होंने ब्राजील की भी खोज की थी। तो कौन था पेट्रा अल्वारेज कैब्राल? बड़ा डिप्लोमेटिक टाइप का बंदा था वो। ठीक है, तो जो वास्को डी गामा जैमोरिन के साथ सेटिंग नहीं कर पाया, ये पेट्रा अल्वारेज कैब्राल वास्को डी गामा की तरह जैमोरिन से बात नहीं करेगा। ये बड़ा डिप्लोमेटिक टाइप का बंदा था पेट्रा अल्वारेज। और पेट्रा अल्वारेज कैसे भारत के अंदर सेटिंग करता है, कैसे व्यापार के लिए एक तरह से इनसे अनुमति लेता है भारत के राजाओं से, तो वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट में। तो अभी जो मैंने इस लेक्चर में आपको वास्को डी गामा के बारे में बताया है, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। आशा करता हूं ये टॉपिक, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि इससे आगे आने वाला जो वीडियो में बनाऊंगा, जो लेक्चर में बनाऊंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम के अकॉर्डिंग मिलता रहे, और आप लोग इससे आगे की चीजें भी आसान भाषा में समझ पाओ। तो थैंक यू सभी को, थैंक यू।